चुनाव आते ही लगातार लोगों को एकजुट करने का प्रयास जो है वो शुरू हो जाता है। जहां एक तरफ अगर हम बात करेंगे कि करिया मुंडा जो है वो डीलिस्टिंग को लेकर के सवाल उठा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासियों को किस तरीके से एक किया जाए इस पर भी मुद्दे जो है वो शुरू हो चुके हैं। चाहे वो सरना धर्म कोड का मामला ही क्यों ना हो। सरना धर्म कोड का मामला एक ऐसा मामला है जो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और झारखंड के विशेष सत्र बुला करके जिस तरीके से यहाँ पर सरना धर्म कोड के विधेयक को पास किया गया था और केंद्र भेजा गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई भी फैसला नहीं आया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी जी, हम लोग इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बड़ा मुद्दा है, डीलिस्टिंग को ज़रूर उठाया जा रहा है, लेकिन अब 24 से पहले ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। ऐसे मुद्दे आदिवासियों को आपस में उलझाने के लिए किया जाता है और शुरू से ही आरएसएस, भाजपा, भी वनवासी कल्याण केंद्र ऐसे संगठन आदिवासी के बीच बांटने का ही काम करते हैं। नाम तो लोग आदिवासी का जो लेते हैं, जनजाति सुरक्षा मंच नाम रखे हैं, लेकिन हमारा कहना है कि पिछले 2-3-4 साल पास देखेंगे कभी भी आदिवासियों की इतनी लड़ाई हुई। नगर निकाय के चुनाव में चुनाव होने जा रही थी, उसमें हम लोग लड़े, बहुत सारा आदिवासियों का आरक्षित सीटें ख़त्म कर दिया गया था। हम लोग लड़े, सरकार पर दबाव बनाए, यहाँ तक हम हाई कोर्ट गए, PIL किए और रुक गया, हम लोग सीट बचा लिए। इस लड़ाई में कुर्मी लोग आदिवासी बनने की मांग करते हैं, ST बनने की मांग करते हैं, उसके खिलाफ भी एक शब्द नहीं आता है। मणिपुर घटना हो जाता है, छत्तीसगढ़ घटना हो जाता है, कभी कुछ इन लोग मुंह नहीं खोलता है। तो मेरा कहना है कि आप सरना कोड पर कुछ नहीं बोलते हैं लोग, और ये लोग जनजाति के नाम पर रैली करते हैं, तो हास्यास्पद, इससे जब क्या हो सकता है। लक्ष्मी जी, आप आदिवासी के नेता हैं और एक तरीके से ये देखा जाता है कि सरना धर्म कोड को लेकर के जो आप लोगों की मांग थी वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा बन करके रह गया है। जो भी सरकार, जैसे ही चुनाव होने वाला होता है, सरना धर्म कोड को लेकर के सियासी जंग शुरू हो जाती है, एक वो मुद्दा बन जाता है। हमारा कहना है ये ट्रेजेडी है इस देश के अंदर में। हम बार बार कहते हैं, आदिवासियों का जो मूल आदिवासियों का रिलीजन के सवाल पर सभी सरकारों ने छला है और ठगा है, फिर भी जनता की लड़ाई है। आप देख सकते हैं इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनों की आबादी 44 लाख है। देश में आदिवासियों की आबादी 12 से 15 करोड़ है, और उसमें जो प्रकृति पूजक आदिवासी का वो 8 करोड़ से ऊपर है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 8% आदिवासी यहाँ का मूल ओरिजिन है, बाकी प्रवासी है, आवर्जक है, और ये 8% आदिवासियों का अंदर का जो लोगों का रिलीजन आज तक मैंने क्लियर नहीं हो पाया है इस देश के अंदर में, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों के लिए मैंने जो भी सरकार है कितनी गंभीर है, और इसलिए लगातार आदिवासी का काम है लड़ना, लड़े, अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी मांग को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये सरकार का भी दायित्व होना चाहिए कि 44 लाख जैनियों के लिए आप एक दे दिए हैं, कोड दिए हैं, कलम दे दिए हैं, और ये पिछले जो आपका जो जनगणना हुई थी पिछली बार, उस जनगणना में लगभग 50 लाख लोग सिर्फ अपना आवेदन दिए थे, जब उतना जागरूक भी लोग नहीं था। 50 उसमें सरना कोड सिर्फ लिखे हैं, कोई सारी लिखता है, कोई आदि धर्म लिखता है, कोई आदिवासी धर्म लिखता है, तो सरना कोड 50 लाख लोग, 50,000 लोग सिर्फ सरना कोड भरा था फॉर्म, आज से 12 साल पहले। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर है चीज़ों को। अच्छा, आप इसे कैसे देखते हैं? करिया मुंडा जी एक बार फिर से इन मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। डीलिस्टिंग मामले को वो काफ़ी ज़ोरों से उठाते हुए नज़र आ रहे थे। ठीक क्रिसमस से पहले ही ये रैली जो है मुराबादी में होती है। डीलिस्टिंग का सबसे शुरुआत जब मैंने दिया शुरू किया है, आपको पता होगा, अगर देखते होंगे न्यूज़ करते हुए, तो सबसे पहले विरोध हमें डीलिस्टिंग पर 19 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। मैंने कहा कि डीलिस्टिंग के लोग कह रहे हैं, मैंने कहा है कि एक तरफ आपकी सत्ता, आपकी सरकार सेंट्रल में है, आप भाई लाइए ना भाई, आप एक तरफ सरना कोड पर नहीं बोलिएगा, आदिवासियों का अलग रीजन पर नहीं बोलिएगा, और बोलिएगा डीलिस्टिंग कीजिए, मैंने आदिवासी का सूची से मैंने हटाइए। आप सूची में कब रखे हैं हुजूर? ये सवाल
आप जैसे लोगों को जानना जरूरी है कि आदिवासियों को, प्रकृति पूजक आदिवासियों को धर्म का लिस्ट में कहाँ रखे हैं आप? जब धर्म का सूची में नहीं रखे हैं तो अब लिस्टिंग की बात कहाँ है? एक बात। दूसरा बात, करिया मुंडा जी 8 बार सांसद रहे हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, एक बार केंद्रीय कोयला मंत्री रहे हैं, और संयोग से मेरे ही संसदीय क्षेत्र है, खूंटी लोकसभा से। तो अब मेरे ही संसद क्षेत्र रहे हैं, इसलिए इनके हर चीज़ से वाकिफ़ है इनका। तो इनको इतना दिन क्यों याद नहीं आया? उस समय ये हंडिया पिए थे का? तो मेरा कहना है कि करिया मुंडा जी को ये सब गैर जरूरी चीज़ों पर बकवास करने से बेहतर है पार्लियामेंट में बहस कराकर कानून बनाना चाहिए। और दरअसल जितने लोग ये डीलिस्टिंग की बात कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, देखिए हर जगह इन लोग करते आए हैं, लेकिन झारखंड में आके फंस गए इन लोग। फंसे कैसे आगे बता दें। डीलिस्टिंग को लेकर बहुत पहले एक लाइन आया था कि जो आदिवासी आदि मत, रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा को छोड़ दिया है वो और ईसाई या इस्लाम धर्म कबूल कर लिया हो, उसको अनुसूचित जनजाति के सदस्य से बाहर गए। एक विधेयक बन रहा था तो सिफारिश थी, लेकिन लोग आधा बात को बोल कर आधा बात गोल कर जाते हैं। पहले लाइन को गोल कर जाते हैं, अब बाद लाइन को जोर ला कर बोलते हैं। चाहे आप प्रकाश सिंह उइके का आप इंटरव्यू देखे होंगे, है ना, चाहे आप राजकीय हंसदा का भी, सबका देखिएगा, ये यही लाइन पर जोर देंगे। तो मेरा कहा इन लोग कहाँ खड़े हैं? आप बोल रहे हैं आदिवासी प्रकृति पूजक है। देखिए समझा जाना चाहिए, आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। कालांतर में कोई बौद्ध बने, कोई जैन बने, कोई मुस्लिम बने, कोई ईसाई बने, है ना, तो ये ऐसा होता ही है। बहुत सारे लोग बदले हैं, लोग बने हैं। हम बोले आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? आदिवासी या मुस्लिम हैं, आदिवासी बौद्ध हैं, आदिवासी ईसाई हैं। तो आप सिर्फ ईसाई पर टारगेट करिएगा, इस्लाम पर टारगेट करिए, तो आपकी नैतिकता और ईमानदारी पर बात होनी चाहिए ना। ईमानदारी होनी चाहिए, और मुद्दे पर आप नहीं लड़िएगा। 24 तारीख आके लड़ाई पकड़ खड़ा करिएगा। मतलब ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है। देखिए वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब प्रयास है भाजपा का, आरएसएस का, बीजेपी का। और आप रैली में पता कर सकते हैं, रैली में मैंने जनजाति के नाम पर रैली होती है, इसके व्यवस्थापक लोग कौन थे, है ना, राजनीतिक पार्टियां खुल के मंच में खड़ी थी। तो ये सारा चीज़ समझा जाना चाहिए कि ये एक प्रयास था। दरअसल होता है कि देश के अंदर में, हमारे समाज में आदिवासियों को तो बात ही छोड़े, और भी समाज भी चेतना का स्तर बहुत पिछड़ा है। तो यहाँ पर चुनाव वाले लोग यहाँ पर पिछड़ा चेतना का फ़ायदा उठाकर लोगों को रैली बुलाते हैं। अब पता है कि रैली डीलिस्टिंग का बहुत लोग, जो लोग आए थे उसके 10% लोग डीलिस्टिंग मतलब नहीं समझते हैं जी। तो मेरा कहना है कि किस टाइप का रैली, मेरा कहना है कि ये सब चीज़ लोगों को ध्रुवीकरण करने के लिए, लोग बांटने के लिए किया गया है। नहीं तो इतना हुआ खड़ा करने का रैली जूस नहीं किया जाता। अब केंद्र में कानून बनाया जाता। आदिवासियों में भी गुट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन अलग अलग नेता हैं, अलग अलग तरीके से गुटबाजी होती है। तो क्या आप 24 के चुनाव से पहले आदिवासियों को एकजुट कर पाइएगा, एक प्लेटफॉर्म पे ला पाइएगा अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से? हर समय कभी कहीं सब लोग एकजुट नहीं होता है। देखिए होता है, देखिए कुछ लोग बता रहे, सवाल है, हम लोग कोशिश करते हैं जनता के, आदिवासी के मुद्दे पर लोगों को एकजुट करने का। सवाल है, बहुत लोग किसके झोली में, किसके थैले में रहते हैं, ये तो अलग बात है। मेरा कहना है कि इस पर हम लोग प्रयास ही करते हैं, जनता को समझा सकते हैं। एक प्रयास रहता है हम लोग का कि जन मुद्दों, जन सवालों को लेकर, मैंने जो कम खतरनाक आदिवासियों के लिए हो उसको सेपरेट करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी नेता। और सबसे बड़ी बात है, लक्ष्मी जी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है, चुनावी मुद्दा ज़रूर बनाया जाता है, लेकिन इस बार इस पर हम लोग पूरी तरीके से जोर देंगे। डीलिस्टिंग के बारे में लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से नहीं जानते कि आखिर डीलिस्टिंग होती क्या है, और साथ ही साथ जो आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, वो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।